हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से इंटरनल सिक्योरिटी की उसी क्लास में सीमा प्रबंधन के चैप्टर में हम लोग आगे चलते हैं और जो शेष रह गया है उसको समाप्त करते हैं। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने भिन्न भिन्न देशों की सीमाओं के बारे में पढ़ा और उन सीमाओं पर जो समस्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया। अब सरकार से जो है जो अपेक्षा है वो ये रहती है कि जो सीमाओं का जो प्रबंधन है वो कुछ इस तरह से हो कि देश की संप्रभुता पर कोई खतरा ना हो और जो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो क्षेत्रीय हैं और जो सीमाओं पर बहुत ज्यादा कहें तो तस्करी के लिए उत्तरदायी है, उन समस्याओं पर भी लगाम लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि रक्षा से तो जुड़े हुए हैं ही, साथ में वह अर्थव्यवस्था से भी रिलेशन रखते हैं और किसी एक चीज का इफेक्ट जो होता है, किसी एक चीज का जो प्रभाव होता है उसको कई अर्थों में लिए जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक ही विचारधारा को लेकर के चलेंगे और चीजों को एक वे में देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उसका जो प्रभाव है वह इतना ज्यादा ना समझ में आए जितना कि उसका रहता है। तो अगर डिफेंस सेक्टर की अगर बात करोगे, रक्षा क्षेत्र की बात करें हम लोग, तो रक्षा क्षेत्र को ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो संभावनाएं हैं वह निर्भर करती हैं कि एक देश जो किसी भी स्थिति का देश है वह प्रभावशाली तभी होता है जब वह क्या होता है, शक्तिशाली होता है। और शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक क्या है कि आपकी अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जितने भी कार्य हैं उनमें से जिनका मूल होता है वह आर्थिक होता है। तो इसलिए अगर हमको चाहिए कि हमारी सीमाओं का जो प्रबंधन उचित तरीके से हो तो उसके लिए अर्थव्यवस्था के तौर पर भी हमको क्या होना होगा, मजबूत होना होगा। हालांकि ये डिफेंस से पूरा जुड़ा हुआ चैप्टर है तो इसलिए हम सिर्फ डिफेंस की ही बात कर रहे हैं और हम अपनी सीमाओं के प्रबंधन का चैप्टर है, इसलिए सीमा प्रबंधन के चैप्टर को ही कवर करते हैं। लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि एक बात फिर भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें आर्थिक स्तर पर पहले मजबूत होना होगा और हालांकि लगातार देश की जो विकास दर है वो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है और दिख भी रहा है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने और मानकों और विकास दर के आधार पर कि देश की जो जीडीपी है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो सीमाओं की प्रबंधन की अगर बात करें तो अभी इसमें और ज्यादा प्रयास की आवश्यकता है और इसको ठीक करने के लिए जो विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं उनको ऐसे ही होते रहना चाहिए। ठीक है ना? तो इसी क्रम में आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को, इस चैप्टर की जो आगे की बातें उनको कवर करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा जरा, सीमा प्रबंधन हेतु दृष्टिकोण। हेतु दृष्टिकोण सरकार द्वारा सीमा प्रबंधन हेतु चार महत्वपूर्ण उपाय सुझाए गए हैं। नंबर 1, चौकसी।
गार्डिंग कहते हैं इसको, ठीक है। पहला चौकसी हो गया। दूसरा देखिएगा विनियमन, इंग्लिश में रेगुलेशन, ठीक है। तीसरा सीमा क्षेत्रों का विकास, चौथा आपसी मुद्दों को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय ढांचागत व्यवस्था, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं जिन पर सरकार को फोकस करना है। अब पहली हेडिंग डालिएगा चौकसी, पहली हेडिंग डालिएगा चौकसी और लिखिएगा इसमें सीमा सुरक्षा बल, इसको आप लोग बीएसएफ कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, को भारत पाक तथा भारत बांग्लादेश सीमाओं, कॉमा भारत म्यांमार सीमा के लिए असम राइफल्स, कॉमा भारत चीन सीमा के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी जिसको आप कहते हो, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तथा भारत नेपाल एवं भारत भूटान सीमा के लिए सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल ब्रैकेट में एसएसबी की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, यानी कि आपने क्या देखा, इंडिया पाक व इंडिया बांग्लादेश के लिए कौन है, बीएसएफ है कि नहीं, ठीक है। और भारत म्यांमार सीमा के लिए असम राइफल्स, इंडिया म्यांमार के लिए असम राइफल्स, ठीक है। और फिर आगे भारत चीन व भारत तिब्बत सीमा के लिए चाइना ही कहेंगे उसको, ठीक है। इसके लिए कौन सा, आईटीबीपी है ना, इंडो चाइना के लिए आईटीबीपी, इंडियन या इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। और भारत नेपाल और भूटान, भारत नेपाल और भूटान, भारत नेपाल और भूटान सीमा के लिए एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। आगे लिखिएगा सीमाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए, सीमाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए, बेहतर प्रबंधन के लिए बेहतर निगरानी आवश्यक है। सीमा की रक्षा करने वाले कर्मियों द्वारा सीमा की रक्षा करने वाले कर्मियों द्वारा सीमा की निगरानी कॉमा नियमित गश्त की जाती है।
सीमा की रखवाली करने वाले इन कर्मियों के आश्रय के तौर पर उन्हें नियमित गश्त पर भेजने के लिए और आसपास के गांव के लोगों के साथ बेहतर तालमेल हेतु सीमाओं पर सीमा चौकियां स्थापित की जाती हैं। विभिन्न सीमाओं पर दो सीमा चौकियों के बीच की वास्तविक दूरी निर्धारित दूरी, वास्तविक दूरी के बाद कॉमा लगा के लिखिएगा, वास्तविक दूरी कॉमा निर्धारित दूरी 2.5 किलोमीटर से कहीं ज्यादा होती है। इसे पॉइंट बना के लिखिएगा। भारत बांग्लादेश व भारत पाक सीमा पर नदी और क्रीक क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु सीमा सुरक्षा बल का वाटर विंग तैनात है। वाटर विंग तैनात है। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण जैसे नाइट विजन डिवाइस, कॉमा हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स, कॉमा युद्ध क्षेत्र निगरानी रडार, कॉमा दूसरा ढूंढने वाले यंत्र, कॉमा नायक ग्राउंड सेंसर, कॉमा उच्च दक्षता वाले टेलीस्कोप इत्यादि सीमा रक्षी बलों द्वारा बेहतर निगरानी के लिए बल के सहायक के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। अब दूसरी रीडिंग डालिएगा, विनियमन लिखिएगा। इसमें लोगों और माल की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण, प्रभावी सीमा प्रबंधन का प्रतीक है। इसके लिए सरकार को अवैध प्रवास, उग्रवादियों और आतंकवादियों की घुसपैठ तथा तस्करी जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए वैध व्यापार और यात्रा को सुगम बनाना चाहिए। इन सब के लिए रुकावटें खड़ी करना एक बेहतर उपाय है, जिसके लिए तारबंदी की जानी चाहिए।
जो एक आसान कार्य नहीं है। देखिएगा, तस्करी में आने वाली समस्याएं, ये तस्करी को रोकने में आने वाली समस्याएं, तस्करी को रोकने में आने वाली समस्याएं लिखिएगा। भूमि अधिग्रहण, दूसरा स्थानीय निकायों द्वारा असहयोग करने के कारण असामान्य देरी, नेक्स्ट पॉइंट, कई मामलों में निहित स्वार्थ और राज्य सरकार प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे अवैध प्रवासियों के मद्देनजर वोट बैंक की राजनीति। ठीक है, अब ये जो समस्या है तस्करी, इसमें जो बॉर्डर पर जो लोग होते हैं, अच्छा ये समस्या वहां पर जाता है जहां पर खुला हुआ बॉर्डर, वहां पर बहुत ज्यादा समस्या है भाई। बाकी जगह तो फेंसिंग है, बाकायदे तारबंदी है, कैमरे लगे हैं, बाड़बंदी है, रडार लगे हुए हैं, लेकिन जहां पर खुली हुई सीमाएं हैं वहां पर ये समस्याएं बहुत होती हैं। प्रवासियों की जो समस्या है, अवैध प्रवासी जो है, वो लोग देश के संसाधनों पर दबाव तो बढ़ाते ही हैं और साथ में देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा भी पैदा करते हैं। अब समस्या ये है कि उनकी जो वो इतना घुल मिल जाते हैं यहाँ के परिवेश में और यहीं पर उनका काम धाम सब शुरू हो जाता है। अब उसमें समस्या ये है कि बहुत सारे जगह पर तो उनके पास वोटर आईडी कार्ड है और अब उन अवैध प्रवासियों की पहचान करके अब उनको जो है भाई बाहर तो करना ही पड़ेगा। देश के संसाधनों पर आप दबाव नहीं बढ़ा सकते भाई, और इसके लिए जो राज्य की सरकारें हैं उनको केंद्र सरकार का सहयोग करना चाहिए। लेकिन वोट बैंक की जो राजनीति है उसका जो दुष्प्रभाव है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो ये जो मुद्दे हैं जितने और उनमें से जो तस्करी का मुद्दा है, इसमें संघ और राज्यों के बीच में कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो हमारे संविधान में सहयोगात्मक संघवाद की अवधारणा है, इसकी पूर्ति तभी होगी जब चाहे केंद्र हो और चाहे वो राज्य हो, दोनों मिल करके कार्य को क्या करेंगे, अंजाम देंगे। इससे जो कार्य की सफलता है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो शरणार्थी समस्या है ये वर्तमान में सिर्फ भारत की नहीं, ये पूरे विश्व में बहुत तगड़ी समस्या है और ये समस्या कम होने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि जो संघर्ष है राष्ट्रों के बीच का वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया में जब प्रथम विश्व युद्ध की बात हुई थी तो उसके बाद में राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। राष्ट्र संघ का कार्य था कि भिन्न भिन्न राष्ट्रों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको मेंटेन करना और जो समस्याएं उनको सुलझाना। लेकिन राष्ट्र संघ विफल हो गया। फिर आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का भी निर्माण किया गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत जगह आप देखेंगे तो उसकी जो स्थिति होती है उसको दूसरा वाला मानने को तैयार नहीं होता है। अब समस्या क्या है कि संघर्ष अगर हो रहा है तो आप किसी एक के पक्ष में
झुकते हैं तो वो दूसरा वाला पक्ष समझता है कि ये मेरे विरोध में है। अच्छा, वहां बीच का रास्ता ऐसा होना चाहिए जो मध्यम मार्ग की बात करे और जो दोनों राष्ट्रों को क्या हो, स्वीकार हो। तो कुछ ऐसा आगे का जो रिजल्ट है वो किसी एक पक्षी के ना हो करके कुछ ऐसा हो कि जिसमें जो बीच का रास्ता है उसको निकाला जाए और चीजों को ठीक करने का प्रयास किया जाए। लेकिन इसमें किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए कि भाई मान लो कोई एक राष्ट्र है और जबरदस्ती किसी पर आक्रमण कर दिया, तो अब उसके बीच का रास्ता क्या होगा कि भाई उसको कहा जाए कि भाई तुम जो उस पर आक्रमण किए हो अपना पीछे हटिए और अपना जो है एरिया में जाइए और जो बाकी उसका एरिया उसको छोड़िए और बीच की स्थिति का जो सीमा निर्धारण है या कुछ विवाद है उस विशेष बात को सुलझाने का प्रयास किया जाए, तब स्थिति ठीक होगी। नहीं तो ये जो स्थितियां दिख रही हैं, ये जो नव साम्राज्यवाद लगातार बढ़ रहा है, ये बढ़ता ही चला जाएगा और प्रॉब्लम कम नहीं होगी, प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो जो इसीलिए जो अपनी सीमाएं हैं उनको बिल्कुल सुरक्षित रखना पड़ेगा कि भाई जो अपनी सीमाएं हैं कम से कम उनको तो ठीक रखा जाए। तो सीमाएं अगर सेफ रहेंगी तो देश में जो कुछ आपराधिक तत्व हैं जो दूसरे देशों से आकर के यहाँ अपराध करते हैं और आसानी से निकल जाते हैं, उन पर लगाम लगेगी, नशा पर जो है लगाम लगेगी, नकली नोटों पर लगाम लगेगी और बहुत सारे ऐसे हैं चीजें जो मायने रखती हैं, जो कि मैंने आपको पीछे बताया भी है कि किसकी सीमा पर क्या क्या समस्याएं हैं, उन सब को रोकने में ये चीजें सब क्या होंगी, सक्षम होंगी। ठीक है ना, आगे लिखते हैं जरा हम लोग। देखिए, सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में एक दूसरे को संवेदनशील बनाने और सीमा के बेहतर प्रबंधन के लिए रणनीति तैयार करने में ये द्विपक्षीय यंत्र काफी मददगार है। हेडिंग डालिएगा समुद्री सुरक्षा। समुद्री सुरक्षा, कोस्टल सिक्योरिटी। मरीन सिक्योरिटी, ठीक है। देखिए इसमें तटों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा एक 3 स्तरीय तंत्र लागू किया गया है। सबसे बाहरी घेरे के तौर पर भारतीय नौसेना का गश्ती दल, भारतीय नौसेना का गश्ती दल समुद्री जहाजों और उन पर स्थित विमानों की सहायता से समुद्री जहाजों और उन पर स्थित विमानों की सहायता से हवाई सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है ना। अब जब आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, जब आपने सीमा तटों की सीमाएं पढ़ी होंगी, तो आप लोग जानते होंगे कि 1 to 12 मील नॉटिकल माइल, 12 से 200 माइल और 200 से आगे। ठीक है। तो ये वाला जो बेल्ट है इसमें नौसेना कार्य करती है। ठीक है ना। इसमें कौन कार्य करती है? नौसेना। ठीक है, आगे लिखिएगा मध्यवर्ती घेरा ब्रैकेट में लिखिएगा 12 से 200 नॉटिकल माइल। समुद्र में जो दूरी नापी जाती है उसको नॉटिकल में नापते हैं, नॉटिकल माइल। 12 से 200 समुद्री मील, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा।
की तटरक्षक बलों द्वारा गश्त की जाती है। कोस्टल सिक्योरिटी फोर्स की जाती है, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको SEZ कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी शामिल है। टास्क फोर्स की सिफारिश पर भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 में तटीय सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की परिकल्पना के तहत 5 साल की अवधि में तट पर और तट के करीब जल में गतिशीलता के लिए नौकाओं, जीपों व मोटरसाइकिलों से सुसज्जित 73 तटीय पुलिस स्टेशनों की स्थापना की गई। 73 तटीय पुलिस स्टेशनों की स्थापना की गई। तटीय पुलिस थानों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति, अत्याधुनिक हथियार अथवा गश्ती नौकाएं उपलब्ध नहीं है। इन थानों में तैनात कर्मी समुद्र में गश्त करने के लिए अनिच्छुक होते हैं। वे हमेशा समुद्री बीमारी, हाई स्पीड गश्ती नौकाओं की कमी और उचित प्रशिक्षण के अभाव में शिकायत करते हैं। तो लिखिएगा, मुंबई आतंकी हमलों के बाद सरकार ने देश की तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की। जिसमें शामिल है नंबर वन लिखिएगा, तटीय सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन में गति लाना। सेकंड नंबर, अवरोधक नौकाओं का शीघ्र वितरण। तीसरा, तटीय पुलिस स्टेशनों की स्थापना हेतु पर्यावरणीय मानदंडों में सहजता। चौथा, सभी मछुआरों, मल्लाह, कर्मियों एवं तटीय गांवों के व्यक्तियों को बहुउद्देशीय के पहचान पत्र जारी करना। नेक्स्ट, पांचवा, देश भर में मछली पकड़ने की नावों को जारी करने के लिए नावों को जारी किए जाने वाले लाइसेंसों की एकरूपता का कार्यान्वयन। नेक्स्ट, पहचान और खोज के लिए पंजीकृत नौकाओं पर विशेष ट्रांसपोंडर और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की स्थापना। GPS जिसको कहते हो, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट लिखिएगा, सभी बंदरगाहों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसको आप लोग CISF कहते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की कमांडो इकाइयों की तैनाती। नेक्स्ट, समुद्री मार्ग से आतंकी खतरों का मुकाबला करने हेतु तटीय जिलों के लिए एकीकृत कमान का गठन। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए, 8 पॉइंट, ठीक है, जो सरकार का जो क्या है प्रयास है आगे चल के जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके आगे। तो लिखिएगा, द्वीप प्रदेशों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने द्वीप प्रदेशों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने
अंडमान व निकोबार कमांड के नाम से अंडमान व निकोबार में एक संयुक्त कमान की स्थापना की है। जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों के कार्य शामिल होंगे। या शामिल होते हैं। इसके अलावा ANC अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा का कार्य भी देखती है। ANC का मतलब अंडमान एंड निकोबार कमांड। ANC अंडमान एंड निकोबार कमांड यही डालिएगा। भारत की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों और प्रबंधन। लिखिएगा इसमें भारत की तटरेखा 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। जिसमें 1200 द्वीप समूह हैं और बड़े विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जिनको EEZ कहते हो आप, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। हिंद महासागर से विश्व के अधिकतर पोर्ट नौ वहन करते हैं। इस क्षेत्र के लिए समुद्री अधिगम केवल कुछ अवरोध स्थलों के माध्यम से संभव है। जिससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिणी हिंद महासागर में आवाजाही होती है। भारत पहले 2 क्षेत्रों से सटा हुआ है और तीसरे क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय स्थिति है। भारतीय प्रायद्वीप की विशेषता सभी दिशाओं में इसे व्यापक समुद्र तल अधिगम के लिए प्राकृतिक पहुंच प्रदान करती है, जो अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह तक विस्तरित है। एक काम करिएगा जरा, जो अभी हम लोग ये समुद्र वाला हम लोगों ने शुरू कर दिया था, एक काम करिएगा कि इसको थोड़ा सा रोक दीजिएगा जरा,
कुछ अभी बॉर्डर प्रबंधन में कुछ एक दो हेडिंग है, मुझे याद आ गया अचानक से, तो मैंने कहा कि आपको उनको लिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो एक आंसर जो है राइटिंग में आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक काम करिए कि जो ये समुद्री वाला है इसको रोक करके, जो जैसे जहां से खत्म हुआ था जो समस्याएं थी तस्करी में, उसके आगे से थोड़ा सा लिख लेते हैं जरा सा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा रोक दीजिएगा जरा, यही डालिएगा सीमावर्ती इलाकों का विकास। लिखिएगा दुर्गम क्षेत्रों और सुविधाओं जैसे सड़कें, शिक्षण संस्थान एवं अस्पताल की कमी के कारण सीमावर्ती क्षेत्र अगम्य एवं अविकसित हैं। आर्थिक अवसरों की कमी सीमावर्ती लोगों को तस्करी एवं अवैध व्यापार शुरू करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करती है, जिसको ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने पर्याप्त सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे, विकास में भागीदारी को बढ़ावा देने, अलगाव की भावना को समाप्त करने और सीमावासियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के उद्देश्य से 1987 में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना में समुदाय आधारित बुनियादी ढांचे का विकास जैसे वानिकी, चारागाह भूमि, मत्स्य तालाब, फूलों की खेती के सामुदायिक केंद्र, चलित औषधालय, दवाखाना मतलब चलता हुआ, गाड़ी पर किसी पर लगा दिया जाता है, छोटे विपणन केंद्र आदि शामिल हैं। इन वर्षों में कार्यक्रम की प्रकृति राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में शिक्षा पर जोर देने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों के संतुलित विकास पर भी जोर देने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके में बदल गई है। अपने क्षेत्रों के लिए प्राथमिक योजनाओं को तय करने के लिए जमीनी स्तर की संस्थाओं जैसे पंचायती राज, जिला परिषद इत्यादि को प्रोत्साहित किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पूर्वोत्तर भारत जो भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं का 98% साझा करता है, उग्रवाद और अल्प विकास से ग्रस्त है, दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में इसके रणनीतिक महत्व के कारण हाल ही के वर्षों में सरकार को विभिन्न विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करने
और उसके विकास के लिए उपयुक्त परियोजनाओं के लिए सुझाव देने हेतु सरकार ने 1990 में एलसी जैन समिति व एसपी शुक्ला समिति नियुक्त की। इस आयोग ने पूर्वोत्तर रूपांतरण शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में क्षेत्र में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, विशेष तौर पर सड़क नेटवर्क का उल्लेख किया और दृढ़ता से उसे विकसित करने की वकालत की। नतीजन क्षेत्र में रोड नेटवर्क को विकसित करने के लिए योजनाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत की गई। इनमें से तीन सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। पहला, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय चरण NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको ज्योग्राफी जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा इसको, NHDP को। इसका चरण नंबर 2, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम तृतीय चरण B, NHDP थर्ड B। और तीसरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, ये अगला वाला जो है सेकंड वाला NHDP थर्ड है। और तीसरा नंबर लिखेगा, बी और लगा दीजिए, थर्ड B लिखेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम 2007-08 में आरंभ किए। अगली हेडिंग डालिएगा, द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र का गठन। द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र का गठन। इसमें लिखेगा, सीमा प्रबंधन के बारे में आपसी हित के मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता को सहज बनाने के लिए भारत सरकार ने सीमा प्रबंधन पर गृह सचिव, सीमा रक्षी बलों के एरिया कमांडरों और संयुक्त कार्य समूह की बैठकों के माध्यम से संस्थागत बातचीत की एक प्रणाली का विकास किया है। जैसे भारत म्यांमार पर उग्रवाद और तस्करी के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव के स्तर पर विदेशी कार्यालय परामर्श, जिसको फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन
FOC, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन FOC, और म्यांमार की ओर से उप विदेश मंत्री नियमित रूप से बैठकें करते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, राष्ट्रीय स्तरीय बैठकें यानी कि नेशनल लेवल मीटिंग्स तथा क्षेत्रीय स्तरीय बैठकें क्रमशः गृह मंत्रालय के गृह सचिव एवं संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है। इन बैठकों के आयोजन का मूल उद्देश्य, इन बैठकों के आयोजन का मूल उद्देश्य सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखना है, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोनों पक्ष व उनके सुरक्षा बलों द्वारा एक दूसरे के प्रदेशों के अनजाने उल्लंघन को रोकने के लिए सहमत होते हैं, और साथ ही वे सभी अवैध एवं नकारात्मक गतिविधियों जैसे उग्रवादियों को सीमा पर आवाजाही, नशीली दवाओं के तस्कर तथा नापाक गतिविधियों में शामिल अन्य व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए और उन पर अंकुश लगाने के लिए भी एकजुट होकर कार्य करते हैं। प्रत्येक 6 माह में निर्दिष्ट स्थानों पर सेना के अधिकारी एरिया सेना कमांडरों के बीच में बॉर्डर संपर्क बैठक आयोजित की जाती है। बॉर्डर संपर्क बैठक आयोजित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत और म्यांमार के सर्वेयर जनरल भी सीमा पर सीमा स्तंभों के रखरखाव, उनके संयुक्त निरीक्षण, मरम्मत इत्यादि कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान के साथ भी इस तरह के संस्थागत तंत्र का गठन किया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर BGB का मतलब बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश, बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश के साथ कई द्विपक्षीय तंत्र जैसे कंपनी कमांडर स्तर की बैठक, कमांडेंट स्तर की बैठक, सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक, महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल, उप महानिदेशक BGB स्तरीय बैठक, नोडल अधिकारी स्तर की बैठकें तथा महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, महानिदेशक BGB स्तर के सीमा समन्वय सम्मेलन मौजूद है। पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ सीमा सुरक्षा बल का इसी प्रकार का द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में एक दूसरे को संवेदनशील बनाने, सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में एक दूसरे को संवेदनशील बनाने और सीमा के बेहतर प्रबंधन के लिए रणनीति तैयार करने में ये द्विपक्षीय तंत्र काफी मददगार है। ठीक है, ये इतना रह गया था उसमें, तो मैंने कहा इसको कंप्लीट करा देता हूं, है ना। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, लैंड वाला। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं एक बार तटीय वाले पर, जहां से हमने छोड़ा था तटों को, वहीं से जस्ट उसके आगे से। ठीक है ना, आगे लिखिएगा जरा, आगे उसी के आगे, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की केंद्रीय स्थिति है, जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन लेन का प्रभुत्व करता है।
इसे एक विशिष्ट लाभ प्रदान करता है। हिंद महासागर क्षेत्र के भागों और सभी अवरोध स्थलों को भारत से लगभग समान दूरी पर रखकर क्षेत्र में अधिगम सुगमता, अपने समुद्री बलों की आवाजाही हेतु सुगमता प्रदान करता है। समुद्री क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय हितों का प्रसार और सुरक्षोपाय प्रदान करता है। समुद्री क्षेत्र की व्यापकता इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संसाधनों और निवेश की मांग करती है, ताकि पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटा जा सके। आगे लिखिएगा इसमें चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं लिखिएगा। चुनौतियों में भारत के समुद्री क्षेत्र की विशालता ने इसके विशिष्ट भूगोल के साथ और अटलांटिक प्रशांत से वैश्विक समुद्री फोकस का भारत प्रशांत अविच्छिन्न की ओर फोकस इसकी सुरक्षा के लिए अनेक चुनौतियां उत्पन्न करता है। इन चुनौतियों में पारंपरिक और गैर पारंपरिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले अनेक खतरे सम्मिलित हैं। अब एक तरफ ऐसे बना दीजिएगा जरा, एक तरफ लिखिएगा पारंपरिक खतरे और दूसरी तरफ गैर पारंपरिक खतरे। लिखिएगा जरा पारंपरिक खतरे में पहले लिखिएगा। पारंपरिक खतरे राष्ट्रों से उत्पन्न होते हैं। इनमें समुद्री सीमा विवाद, समुद्री संसाधनों के दावे, सामरिक हित इत्यादि शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में हम पाकिस्तान, चीन व श्रीलंका से इन खतरों का सामना कर रहे हैं। अब इसमें आ जाइए गैर पारंपरिक खतरे में। इसमें लिखिए ये खतरे गैर राष्ट्र कारकों से उत्पन्न होते हैं जो अर्थव्यवस्था, समाज और संबंधित राज्यों की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसमें समुद्री डकैती, आतंकवाद, तस्करी, पर्यावरण मुद्दे, प्राकृतिक आपदाएं आदि शामिल हैं। अब पारंपरिक खतरों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा पारंपरिक खतरे, ट्रेडिशनल थ्रेट्स। ट्रेडिशनल थ्रेट्स, पारंपरिक खतरे। देखिए इसमें पहला भारत पाकिस्तान के लिए फर्स्ट नंबर हेडिंग डालिएगा। अलग अलग देशों के अलग अलग, भारत पाकिस्तान का है। देखिए जरा, भारत और पाकिस्तान के मध्य चिंता सरक्रीक है। यह अरब सागर में खुलने वाला कच्छ की खाड़ी में दलदल में 96 किलोमीटर का मुहाना है, जो भारत की गुजरात
और पाकिस्तान के सिंध को अलग करता है। लंबे समय से चल रहा यह मुद्दा वास्तविक सीमांकन का है। इसमें नंबर 1 लिखिएगा, सर क्रीक के मुहाने से शीर्ष तक। दूसरा, सर क्रीक के शीर्ष से पश्चिमी टर्मिनल पर निर्दिष्ट रेखा पर बिंदु के पूर्व में। और तीसरा, अरब सागर में भारत और पाकिस्तान के मध्य समुद्री सीमा का सीमांकन। फिर लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, सर क्रीक के विवादित क्षेत्र का काफी कम सामरिक या सैन्य महत्ता है, किंतु यह क्षेत्र मत्स्य संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। यह क्षेत्र हाइड्रोजन और शेल गैसों में भी समृद्ध हो सकता है और इसकी आर्थिक क्षमता अपार है। यदि सीमा निर्धारित हो जाए तो समुद्री सीमाओं के निर्धारण में मदद मिलेगी, जो EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और मग्न तटीय द्वीप सीमा निर्धारण में मदद करेगी। वर्ष 1965 में 1965 में इस क्षेत्र में उत्पन्न विवाद ने भारत और पाकिस्तान के मध्य पूर्ण युद्ध का रूप धारण कर लिया था। भारत में भारत पाक पश्चिमी सीमा मामला अधिकरण की स्थापना विवाद समाधान हेतु की गई। अधिकरण ने कच्छ का लगभग 90% क्षेत्र भारत के दावे में माना और कच्छ के दक्षिण में शेष क्षेत्र को बिना समाधान के छोड़ दिए। आगे लिखिएगा, 1969 यानी कि 1969 में सामूहिक वार्ता समूह द्वारा 8 दौरों की बातचीत निष्फल रही है। चूंकि कोई भी पक्ष किसी बात पर सहमत नहीं है, भारत ने सर्वप्रथम समुद्र के कानूनों के तकनीकी पहलुओं के प्रावधानों के अनुसार समुद्री सीमा सीमांकन प्रस्तावित किया था। तथापि पाकिस्तान पहले विवाद निपटान अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ द्वारा करना चाहता है, जिसका भारत द्विपक्षीय मुद्दा होने के कारण स्पष्ट विरोध करता है। दोनों देशों द्वारा सही सीमा निर्धारण न कर पाने के कारण यह विवादित क्षेत्र बना हुआ है, जहां मछुआरों का दुर्भाग्य, आतंकी डिजाइन और वैश्विक द्रव्यग्रहों के हित सब मिल रहे हैं। ऐसे संकेत हैं कि यह क्षेत्र विश्व ड्रग बाजार का एक बड़ा गढ़ बन सकता है। अगले निकालिएगा, भारत श्रीलंका। भारत श्रीलंका इनमें देखते हैं क्या समस्या है। लिखिए जरा, भारत और श्रीलंका ने समुद्री सीमा सीमांकन का समाधान कर लिया है, तथापि कुछ मुद्दे वहां रहने वाले लोगों की जीविका पर सीधा प्रभाव डालते हैं।
भौगोलिक दृष्टि से भारत और श्रीलंका IMB के काफी निकट है, अर्थात भारतीय तट को श्रीलंकाई तट से अलग करने वाला पाक जल संधि PALK, जानते हैं ना, ये पाक का इंग्लिश है PALK, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रॉबर्ट पाक ने निर्धारित किया था इसको, इसलिए इसको पाक जल संधि कहा जाता है, ठीक है। तो ये है, पाक वाला नहीं है, ये वाला PALK वाला। केवल 22 समुद्री मील दूर है, केवल 22 समुद्री मील दूर है। यह निकटता मछुआरों और अनभिज्ञता से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश का कारण बनती है और परिणामतः मछुआरों की पकड़ निरुद्ध और उन पर हमले इत्यादि होते हैं। 1974 ने भारत ने पाक जल संधि में स्थित एक छोटे से खाली द्वीप कच्चा तीवू पर और भारतीय मछुआरों के लिए कुछ सुरक्षा उपाय के साथ श्रीलंका का अधिकार स्वीकृत किया। तथापि श्रीलंका सरकार भारतीय मछुआरों के मत्स्य अधिकारों का विरोध करती है, जबकि भारतीय मछुआरे पारंपरिक रूप से यहां मछली पकड़ते रहे हैं। इस द्वीप को श्रीलंका को देने से भारतीय मछुआरों के समृद्ध जल में मत्स्य अधिकार खत्म हो गया और जब भी भारतीय मछुआरे द्वीप के आसपास श्रीलंकाई जल में प्रवेश करते हैं, इससे लड़ाई और घटनाएं होती रहती हैं। LTTE एक आतंकवादी संगठन था, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम। LTTE की हार के बाद की अवधि में भारतीय मछुआरों की श्रीलंकाई मछुआरों और श्रीलंकाई नौसेना के साथ विवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, अत्यधिक बल प्रयोग के आक्षेप लगे हैं और मछुआरों को अवैध शिकार से रोकने के लिए बंदूकों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा भारत चीन। चीन से भारत को सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में समुद्री आयाम तुलनात्मक रूप से नया कारक है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं के तीव्र विकास ने ऊर्जा और कच्चे माल की मांग बढ़ा दी है, जिनका परिवहन समुद्र द्वारा किया जाता है। दोनों अर्थव्यवस्थाएं अपने व्यापारों और ऊर्जा आपूर्ति के अनाधिकृत परिवहन हेतु समुद्र मार्गों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसलिए भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में नई प्रतिबद्धताएं तय की हैं। जबकि PLA का मतलब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की फौज है। PLA पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना ने हिंद महासागर में प्रवेश किया है। यदि हम चीन के व्यापार मार्गों को देखते हैं तो इसका 40% तेल आयात हार्मुज खाड़ी से होता है।
खाड़ी से होता है, जबकि 82% तेल आयात मलक्का खाड़ी से होकर गुजरता है। ये दोनों सामरिक पोत परिवहन मार्ग भारत और अमेरिकी सेना की पहुंच के अंदर है। यह वास्तविकता चीन को हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए बाधित कर रही है। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने और प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रहा है। हेडिंग डालिएगा, स्ट्रिंग और पल्स, हिंदी में कहेंगे मोतियों की माला, नीति। यह हिंद महासागर में संभावी चीनी मंशाओं संबंधी भू राजनीतिक सिद्धांत है। यह संचार की इसकी समुद्र रेखाओं पर चीनी सेना और वाणिज्यिक सुविधाओं और संबंधों के नेटवर्क को दर्शाता है, जो चीन की भूमि से लेकर पोर्ट सूडान तक फैला है। यह समुद्री रेखा अनेक मुख्य समुद्री चोक बिंदुओं जैसे मंजेब की खाड़ी, मलक्का की खाड़ी, हॉर्मुज की खाड़ी और लामबोग खाड़ी सहित पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और सोमालिया से गुजरती है। भू राजनीतिक अवधारणा के रूप में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले आंतरिक अमेरिकी रक्षा रिपोर्ट एशिया में ऊर्जा भविष्य में किया गया। इस शब्द का प्रयोग चीन सरकार द्वारा आधिकारिक रूप में कभी नहीं किया गया, परंतु भारतीय मीडिया में इसे प्रायः प्रयोग किया जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का प्रादुर्भाव पोतों, विमानपत्तनों, सैन्य बलों का विस्तार और आधुनिकीकरण और व्यापार भागीदारी के लिए सशक्त राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के माध्यम से चीन के बढ़ते भू राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। चीन सरकार कहती है कि चीन की बढ़ती नौसैन्य रणनीति प्रकृति में पूर्णतः शांतिपूर्ण है और केवल क्षेत्रीय व्यापार हितों के संरक्षण हेतु है। अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए विश्लेषण में पाया गया है कि चीन के कदम पूर्णतः वाणिज्यिक है। यद्यपि यह दावा किया गया है कि चीन की कार्यवाही हिंद महासागर में चीन और भारत के मध्य सुरक्षा संकट को निर्मित कर रही है। यह प्रश्न कुछ विश्लेषकों द्वारा उठाया गया है, जो चीन की मूल रणनीतिक भेद्यताओं की ओर इशारा करता है। देखिए, चीन का जो दावा है वो कहता है कि नहीं नहीं, हम तो बस सिर्फ जो व्यापार है हमारा उसके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। सभी लोग जो चीन से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि वह साम्राज्यवादी देश है और वह लगातार जो उसके पड़ोसी देश हैं उनको परेशान करता रहता है। भारत की स्थिति वर्तमान में काफी मजबूत हो चुकी है, तो सैन्य टकराहट के मामले में चीन ने प्रयास किए हैं, लेकिन जब उसको हानि उठानी पड़ी है तो फिर वो बैक हो गया है। तो वो समझता है कि अब देखिए, अब ये जो युद्ध का दौर है ये आर्थिक है, इसमें आर्थिक चोट पहुंचाना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को डाउन करिए और इसके कारण जो है क्या होगा, उसके जो देश के अंदर है उसमें कुछ गड़बड़ी आएंगी। तो वह इस प्रकरण में क्या कर रहा है कि जो भारत है, तो दक्षिणी चीन सागर में अगर आप देखें तो ताइवान है, फिलीपींस है, इन सबको परेशान किया रहता है। हांगकांग को देखिए कब्जा किया हुआ है, तिब्बत को देखिए वो उसने जो है कब्जा किया हुआ है अनैतिक रूप से। तो इन सब पर विचार करने के बाद भारत जब अपनी स्थिति के बारे में विचार करता है तो उसको लगता है कि हिंद महासागर में कम से कम जो हमारा एरिया है इसमें चीन के प्रवेश को न होने दिया जाए। और भारत बहुत अच्छे से इस काम को कर रहा है और भारत ने हिंद महासागर में लगातार कुछ ऐसी व्यवस्थाएं मेंटेन की है जिसके द्वारा चीन को हिंद महासागर में प्रवेश करने से रोका जाता है। अब चीन की जो रणनीति है, लगातार वो देखिए श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह पर जो है अपना लिया हुआ है लीज पर 99 साल की। फिर उधर देखेंगे मालदीव से भी लगातार संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि मालदीव, अब देखिए मालदीव की स्थिति देखिए, बिल्कुल भारत का पड़ोसी है समुद्री सीमा में अगर कहा जाए, और मालदीव को भारत सरकार ने लगातार मदद दी है, लेकिन मालदीव का जो रुख है वो इस समय थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया है और वह जो बात समझ नहीं रहा है ये उसको बात आगे चल के समझ में आएगी। और
चीन आगे और बढ़कर अफ्रीका महाद्वीप में जिबूती में भी अपना कुछ कार्य कर रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान में आपने देखा कि उसने ग्वादर बंदरगाह बनाया हुआ है। हालांकि भारत में भी उसके काउंटर अटैक के रूप में चाबहार में बंदरगाह में निवेश कर रखा है, और वो बंदरगाह बिल्कुल ग्वादर का काउंटर अटैक है। तो इस तरह से भारत भी अपनी तैयारियों को तेज करता रहता है, और आवश्यकता इसी बात की है कि हमको हिंद महासागर को पूरी तरह से सेफ रखना है। ठीक है, तो आगे की क्लास नेक्स्ट बार। ठीक है, आज के लिए यही तक।